वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर के नजदीक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU की इमारत कौम के नाम की वक्फ। यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन से किया खिताब, कहा दिफाई मंजरनामे के तब्दील होने के सबब दिफाई शोबे में ट्रेंड मैन पावर की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म 11वीं खेल महाकुंभ का भी करेंगे इफ्तिताह। दांडी यात्रा की 92वीं सालगिरह आज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कोच रब आश्रम से दांडी साइकिल यात्रा का किया आगाज। दिल्ली के गोगलपुरी की झुग्गियों में देर रात लगी आग में 7 अफराद की मौत, आग पर पाया गया काबू, हादसे की वजूहात का भी नहीं चला पता। यूक्रेन में कीमियाई और हयातियाती हथियारों के फरोख के लिए अमरीकी फंडिंग के रूस के दावों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में हुई बहस। मीटिंग में भारत ने BTWC की मुकम्मल पाबंदी की जरूरत पर दिया जोर। और खेल की खबरों में खवातीन के एक रोजा क्रिकेट आलमी कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से शिकस्त देकर दर्ज की दूसरी जीत। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने बनाई सेंचुरी। झूलन गोस्वामी बनी आलमी कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज। बेंगलुरु में जारी डे नाइट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की खराब शुरुआत। मयंक अग्रवाल और कप्तान रोहित शर्मा सस्ते में पवेलियन लौटी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU की इमारत कौम के नाम वक्फ की। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दिफाई शोबे में बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। आज हर यूनिट को महारत चाहिए, इसके लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। आज रक्षा का क्षेत्र उसने अनेक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे और दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते तो दिन लग जाते थे और पूरे राज्य में पहुंचते पहुंचते 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। और उस दरमियान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से चल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है। और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जिस तरह जराइम टेक्नोलॉजी का इजाफा हो रहा है, उसी तरह टेक्नोलॉजी जराइम को कम करने में बहुत मददगार साबित हो रही है। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए तो फिर पता चलता, हाँ ये व्यक्ति बड़ी आशंका से जा रहा है, पहले इस मोहल्ले में गया फिर इस मोहल्ले में गया। आप लिंक बिठा दें और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो बड़ी आसानी से एक व्यक्ति को ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं कि यहां से निकला था, यहां आया था और यहां पर उसने कानून के विरुद्ध में काम किया है, पकड़ा जाता है। तो जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सिक्योरिटी सेक्टर के लिए तनाव से पाक सरगर्मियों की तरबियत जरूरी हो गई है। इसके लिए ट्रेंड्स की जरूरत है। ऐसे में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी ऐसे ट्रेंड्स तैयार कर सकती है। स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी की ट्रेनिंग ये आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गई है और उसके लिए
ट्रेनर्स की आवश्यकता हो गई है। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटियां जो हैं वे इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकते हैं जो शायद यूनिफॉर्म के काम में नहीं होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म वालों को मन से मस्त रखने का काम यहां से ट्रेन होकर के लोग कर सकते हैं। आज सेना में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा टीचरों की जरूरत पड़ रही है। आज पुलिस बेड़े में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक वाले टीचर्स की आवश्यकता लगी है। ये दायरा भी रक्षा क्षेत्र का अंदर आएगा। अपने खिताब में दांडी मार्च का जिक्र करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिन नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की गई थी। अंग्रेजों की नाइंसाफियों के खिलाफ गांधी जी की क़यादत में तहरीक ने बरतानवी हुकूमत को हम भारतीयों की इज्तिमाई ताकत का एहसास दिलाया था। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सत्याग्रहियों का पुण्य स्मरण करता हूं और आजादी के 75 साल जब मना रहे हैं तब ऐसे वीर स्वातंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की पहली तक़सीम असनाद तकरीब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कुछ देर कबल ही वज़ीर आज़म ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को मुल्क के नाम वक्फ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को रियासत में दरपेश मसाइल के एतबार से तरबियत दी जाएगी। हर राज्य अपने पुलिस बल के अपने अपने तरीके से ट्रेनिंग भी करते हैं और कार्य पद्धति भी बनाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में जब पूरे देश भर में इसके कैंपस खुलेंगे और यहां से ट्रेन हुए बच्चे पुलिस बल में भी जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में भी जाएंगे, एक्सपर्ट ए नाते पुलिस की सपोर्टिव सिस्टम को भी काम करेंगे, तब अपने आप पूरे देश के पुलिस बल का एक वाक्यता लाने का काम भी राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी कर सकती है। ये बहुत बड़ी संभावना पड़ी है और मुझे विश्वास है विमल भाई के नेतृत्व में इसका राष्ट्रीय सेब हम बहुत जल्दी ले लेंगे और आने वाले दिनों में पूरे देश भर के पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अमित शाह ने जराइम की जांच साइंटिफिक तरीके से किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। युवा बच्चा तय कर ले कि मुझे देश के सुरक्षा के क्षेत्र में ही जाना है, मुझे फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ही जाना है, मुझे कानून की ही सेवा करनी है और उसकी ट्रेनिंग ही इस प्रकार से हो और बाद में वो कंट्रीब्यूटर तय नाते आए, सिर्फ नौकरी करने के लिए लिया है, सिर्फ जॉब करने के लिए ना है। ये बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के अंदर किया था और देश भर के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया था कि अगर बच्चों की ट्रेनिंग ही एक क्षेत्र विशेष के लिए की जाती है तो तज्ञ यहीं से उभरेंगे, यहीं से बनेंगे और उस क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने गांधीनगर में आरआर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब किया। कन्वोकेशन में मौजूद तलबा ने हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के खिताब ने हमें एक नई सोच और सिमत दी है। प्रधानमंत्री जी ने बताया, मोटिवेशन दिया कि देश के लिए ना कि केवल ये पुलिस यूनिवर्सिटी है पर ये देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे देशवासियों को दिया। यूथ जनरेशन को एक ऐसी फील्ड में डालना चाहते हैं कि जो पूरे राष्ट्र की रक्षा कर सके। पीएम सर ने मेनली फोकस किया कि जैसे ही जो यहाँ से लोग पास आउट हो रहे हैं वो कंट्री को कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली पुलिसिंग पे बहुत फोकस किया कि यहाँ से जो टैलेंट निकल रहा है वो कंट्री के में कैसे यूज आ सकते हैं, स्पेशली सिक्योरिटी अपैरेटस वो सब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो मैन पावर वो कैसे यूज आ सकती है। जैसे जैसे ये यूनिवर्सिटी स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलती जाएगी वैसे वैसे यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली सब डिफेंस फोर्स हुई, मतलब आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, तो तीनों में और दूसरी कोई भी अगर ऐसा नहीं है कि ये पीएम सर ने बताया जैसे
कि अलग अलग शाखाओं में एक ऐसा इंसान चाहिए जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो और फिजिकली बिल्ड भी हो, और एक इंसान ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ फॉरेंसिक साइंस है या क्रिमिनल साइकोलॉजी है उसको जानता होगा तो आराम से कोई केस है या कोई ऐसी चीज है जो सॉल्व कर सकेगा। पुलिसिंग की जो भी है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया है, जिससे हमारी ट्रेनिंग जैसे हुई है, मतलब पूरी चेन फॉरेंसिक लॉ और ये क्रिमिनोलॉजी सभी को एक साथ जोड़ने के बाद यहाँ से जो कैंडिडेट्स बाहर आ रहे हैं उस फील्ड पुलिस के फील्ड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। It makes us all very happy to be part of this, to be associated with this university, and we look for a very, to contribute back to the society, whatever we have learned from here, and also how we can enrich the ecosystem of security of the country so that the people, citizens, and our national fellows, they feel safe, and also how can we make our forces more tech savvy from whatever we have learned, what could we bring it back to them, what we can give it to them. And this all, together gives a great feeling today. प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे जैसे कई नौजवानों को इंस्पायर करते हैं और उनके हाथों से ये डिग्री मतलब रिसीव करना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। और मैं आशा रखता हूँ कि मतलब हम लोग ने जो कुछ भी स्टडी यहाँ से परस्यू किया है, सो डेफिनेटली वी विल टेक इट फॉरवर्ड और अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए अगर हो सकता है जितना अच्छा कर सके उतना डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट। लड़कियों का आगे आना इज़ वेरी गुड ऑल्सो एंड आई थिंक इट्स वेरी लॉजिकल ऑल्सो बिकॉज वी समवेयर हैव दैट स्पाइंग हेड कि हम लोगों को जासूसी ज़्यादा समझ आती है, तो आई थिंक उस तरह से वी कैन स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट इन अ लॉट better way. A platform where you get lots and lots of opportunities, especially in the government firms. You can do internships, you can go wherever you want to. So getting permission here is very much easy and you can excel wherever you want to. इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे रोज़ गांधीनगर के दहेगाम में रोड शो किया। वज़ीर आज़म की एक झलक देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे अवाम का हुजूम था। मुल्क भर में आज डांडी मार्च की 92वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसी सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में डांडी साइकिल यात्रा का आगाज़ किया। डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 26 दिनों का मार्च था, जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से नमक पर इजारादारी के लिए लगाए गए टैक्स के खिलाफ मुहिम थी। और दारुल हुकूमत दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गियों में कल रात आग लगने से 7 अफराद की मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट ने 7 लाशें निकाल ली हैं। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के एडिशनल DCP दिवेश कुमार महिला के मुताबिक कल रात तकरीबन 1 बजे गोकुलपुरी में आग लगने की इत्तला मिली और कई टीमें तमाम इमदादी सामान के साथ मौके पर पहुंच गई हैं। DCP ने कहा कि हमने फायर डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया, जिसने बर वक्त जवाब दिया और तकरीबन 4 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस आग में 30 झुग्गियां जल गईं और 7 अफराद की जान की बाजी हार चुके हैं। इस दौरान फॉरेंसिक टीम गोकुलपुरी इलाके में तहकीकात कर रही है। At 1 a.m. in the night, call was received in the Gokulpuri police station about fire in Jhugis. Immediately, the district night GOs and the district reserve, along with the staff from the all police station, reached on the spot with all the rescue equipments. We also contacted the fire department, which responded very well. With the help of fire department, we could douse the fire by around 4 a.m. In the incident, the 30 Jhugis are burned, along with the belongings, and 7 lives are lost. और जाए हादसे पर शुमाल मशरक़ी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी और मशरक़ी दिल्ली के मेयर भी पहुंचे और लोगों को दिलासा दिया। हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने जाए हादसे पर ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। गोकुलपुरी की इन्हीं झुग्गियों पे दमकल कर की जो गाड़ियां हैं वो रात को यहाँ पर पहुंची हैं और करीब बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब यह हादसा हुआ है और जैसे ही करीबन 13 के करीब जो फाइटिंग जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। उसके बाद अब तक
30 टीमें यहाँ पर अग्निशमन की पहुँच चुकी हैं। उसके अलावा पुलिस भी मौके पर यहाँ पर पहुँची है और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक्सपर्ट्स की कुछ टीम यहाँ पर आई हैं जो कि यहाँ पर से कुछ एविडेंस ले रही हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर आखिर कारण क्या रहा जिस कारण से ये आग लग पाई। कम से कम 30 से ज़्यादा झुग्गियाँ जो हैं यहाँ पर जली हैं और पता जा रहा है कि 7 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। बहुत ही एफिशिएंटली लगभग 1:50 पे फायर वॉज सराउंडेड। हर तरफ से हमने उसको जेट्स लगा दिए थे, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड में ये डेड एंड है और डेड एंड जितने फायर जो हुई है वो फ्रंट साइड में, जिधर से एग्जिट था उधर ही फायर हुई थी। तो मैक्सिमम जो लोग थे सोते हुए रह गए, जिनको पहले पता नहीं चला, वो लोग ट्रैप हो गए एक तरह से। काफ़ी मुशक्क़त के बाद किसी तरह हमने इसमें एंट्री गेन की, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से 7 लोग इसके शिकार हो चुके थे फायर के। तो हमने इसको सराउंड देके और लगभग 3 बजे हमने स्टॉप का मैसेज दे दिया था। हालांकि इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक एक्सपर्ट टीम यहाँ पर पहुंची है जिन्होंने काफ़ी सारे एविडेंस यहाँ से लिए हैं। उसके बाद जब वहाँ से जो नतीजे वहाँ से आएंगे, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आएंगे, उससे पता चलेगा कि हालात के कारण क्या रहे। और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर बेघर हुए हैं। सर हमारे 5 बच्चे मरे हैं, एक शादीशुदा है सर, एक भी बहू मरी है और एक लड़की जवान मरी है, एक भी लड़का है और जवान मरा है, एक 10 साल का भतीजा मरा है सर। हमारा नुकसान हुआ, जेवर जाका हमारे सारे जल गए, हमारे पैसे जल गए, 5 फैमिली हमारी खत्म हो गई, 7 मर गए हमारे यहाँ के। और लड़की की शादी के जेवर रखे थे वो भी सारे जल गए और वो पैसे वैसे सारे जल गए। अब बताओ सर जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, अब जब हमारा सब बेकार हो गया, हम कैसे क्या करें। इसके अलावा तमाम जो एमसीडी के चाहे मेयर हों या फिर जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो फायर फाइटिंग सर्विस है, पुलिस है या सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने काम जो है यहाँ पर वो कर रहे हैं। कई सारे एनजीओ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जो है उसमें सहयोग दे रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि हादसे की वजूहात की जांच जारी है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ तसादुम में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। गांदरबल में मारे गए एक दहशतगर्द का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। हंदवाड़ा में लश्कर का एक दहशतगर्द भी मारा गया। इसके अलावा पुलवामा में जैश के 2 दहशतगर्द भी मारे गए। पुलिस ने बताया कि पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए पाकिस्तानी दहशतगर्द की शिनाख्त जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्द कमाल भाई उर्फ जट के तौर पर हुई है। कल रात में हम लोग 4 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें सबसे पहले पुलवामा एनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए, एक को जिंदा हम लोग लाइव एक्शन में पकड़े हैं। जो मारा गया है उसमें पाकिस्तानी कमाल भाई है जिसको जाटी बोलते हैं, और 2018 से पुलवामा शोपियान एक्सिस पर एक्टिव था। ये बहुत सारे क्लीन इन्वॉल्व है। दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है कि जाहिद वानी के मरने के बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर का चार्ज दिया गया था, याकिब मुश्ताक करीमाबाद का, वही मारा गया उसमें। और एक जिंदा जो हम लोग पकड़ रफी रौफ अहमद मीर है पाड़ीगाम पुलवामा को, उसको जिंदा पकड़ लिए। तीनों जेएस का मिलिटेंट है। और उसके अलावा जो हंदवाड़ा में इनकाउंटर हुआ था उसमें एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया, लोकल टेररिस्ट मारा गया। और गंदरबल इनकाउंटर में अभी तक में एक लोकल एलईटी का टेररिस्ट मारा गया है। अभी कॉर्डन अभी जारी है, हम लोग सर्च कर रहे हैं। और गोवा की वजीर आला प्रमोद सावंत ने अपनी पहली मियाद के अख्ताम पर पणजी में गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई को अपना इस्तीफा पेश किया। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कामयाबियों के कई संगे मील उबूर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3614 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 5000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाइस मुल्क में एक्टिव मामलात की तादाद 40,559 हो गई है। मुल्क भर में कोविड टीकाकारी मुहिम कामयाबी से जारी है। मुल्क में अब तक 179.91 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 18.18 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं।
रूस ने यूक्रेन में हयातियाती हथियारों के अपने दावों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ हयातियाती और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का मंसूबा तैयार कर रहा है। रूस ने UNSC में बयान दिया कि अमेरिकी नुमाइंदे यूक्रेन में फौजी हयातियाती सरगर्मियों के बारे में गुमराहकुन मालूमात फराहम कर रहे हैं। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि रूसी वज़ारत दिफ़ा के पास अब ऐसे मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि यूक्रेन में कम अज़ कम 30 हयातियाती सरहदों का नेटवर्क मौजूद था, जहां मोहलिक बीमारियों को मज़ीद ख़तरनाक बनाने के लिए हयातियाती तजुर्बात किए गए थे। ताहम UNSC ने रूस के दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेन में हयातियाती हथियारों की तैयारी के लिए अमरीकी फंडिंग के रूसी दावों पर तबादला ख्याल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमे को एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर TS त्रिमूर्ति ने BTWC को असलहों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ एक आला आलमी और गैर इम्तियाजी कन्वोकेशन के तौर पर अहमियत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि BTWC को मुकम्मल और मौसर तरीक़े से नाफिज करना ज़रूरी है। We would like to underline the importance attached by India to the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. It is important to ensure full and effective implementation of the BTWC in letter and spirit. We also believe that any matters relating to obligations under the BTWC should be addressed as per the provisions of the convention and through consultation and cooperation between the parties concerned. Mr. President, we have repeatedly expressed serious concern over the ongoing situation in Ukraine. रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रूसी फौज शहर के शुमाल और मगरबी इलाकों में पेशकदमी कर रही है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद बमबारी की गई है। 3 दीगर बड़े शहरों को मौसर तरीके से घेरे में लिया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों पर कहा कि रूस के साथ जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। हम पहले ही अपने मकसद और अपनी फतह की तरफ बढ़ रहे हैं। ताहम यूक्रेन कब जीतेगा इसका अंदाज़ा लगाना अभी नामुमकिन है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग में यूक्रेन की फौज मुसलसल ये दावा कर रही है कि उसने रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाले एक पनाहगुज़ीन ने पोलैंड के क्रोसिएंको पहुंचने के लिए 5 दिन का मुश्किल सफ़र तय किया। पोलैंड की हुकूमत सरहद अबूर करने वाले लोगों के लिए सभी इंतज़ामात कर रही है। हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य की ग्राउंड ज़ीरो से ये रिपोर्ट। यूक्रेन में जंग के चलते बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं और अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो करीब उनके मुताबिक करीब 2.5 मिलियन यूक्रेनियन अभी तक यूक्रेन से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं ये एक बेस कैंप है क्रोशिएंको जो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर है वहाँ पे, और इस जगह पे टेंट लगाए गए हैं, खाने की सुविधा दी जा रही है, रहने की सुविधा दी जा रही है और इसी के साथ अंदर जो टेंट है वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रह रहे हैं लोग, खासतौर से जो बूढ़े और बच्चे हैं उनके लिए बहुत अहम हो जाता है। आप देख सकते हैं लोग एक के बाद एक आ रहे हैं और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की एक महिला से, मरीना नाम था उनका। करीब 5 दिन का उनका सफर रहा सेंट्रल यूक्रेन से इस बॉर्डर तक आने में। My city was safe at that time till today's morning. It was really hot, but I stay here in the border. So actually I've crossed the border 2 days ago and now I live here and I hope as soon as it will over I will come back. और अब वो यहाँ पे आई है और अब वो दूसरों की मदद कर रही है। We just pick them up here and drive them to the center or to bus stations and then they move further through Poland and to Europe. कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, क्रोशिएंको यूक्रेन बॉर्डर।
और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड में खेले जा रहे खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से शिकस्त दे दी। भारत की जानिब से जीत के लिए दिए गए 318 रन के हदफ के जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 40.3 ओवर्स में 162 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इस मुकाबले में भारत की ये दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत पॉइंट्स टेबल में सर-ए-फहरिस्त आ गया है। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट पर 317 रन बनाए। मंधाना ने अपने वनडे करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर की, वो 123 रन बनाकर आउट हुई। इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर ने अपने वनडे करियर की 4थी सेंचुरी बनाई, उन्होंने 109 रन बनाए। भारत और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में खेला जा रहा है। इस डे नाइट टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मयंक अग्रवाल 4 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा भी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। रोहित ने आउट होने से पहले 15 रन बनाए। ताज़ा खबर मिलने तक भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 221 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। इस मैच में जयंत यादव की जगह अक्षर पटेल की वापसी हुई है। भारत ने पहला टेस्ट जीतकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी बरकरार रखी है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।